हाय आशीष। हेलो। क्या तुमने वो न्यूज़ सुना है कि ह्यूमंस में जो मेल का वाई क्रोमोसोम्स है उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है? हाँ। तो क्या ऐसे में मेल्स ख़त्म हो जाएंगे? क्या ओपिनियन है तुम्हारा? नहीं, जब हम पहली बार वो न्यूज़ सुने थे हम्म, तो आई थॉट कि आई डिडंट नो कि उसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मतलब क्या है, हम्म, हाउ डज इट, व्हाट डज इट मीन हम्म, कि वाई क्रोमोसोम हम्म, खत्म हो रहे हैं। लेकिन देन आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसका जो काम है वो कोई और हम्म, जीन ले ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स खत्म हो जाएंगे। जो मेल्स ओके, का टेस्टोस्टेरोन हम्म, या फिर ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो हम्म, दूसरे जीन्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो ओके, मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता है, लाइक इम्पॉसिबल सा लगता है ऐसा सुनने में। बट क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि मेल ख़त्म हो जाए, राइट? क्योंकि वैसे भी म्यूटेशन टाइम लेते हैं कुछ, तो एकदम से कुछ हम्म, चेंज नहीं होगा। बट हम्म, जैसा आशीष ने बताया कि हम्म, यस, इट कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यू जीन, कुछ और हो सकता है। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जब से इस दुनिया का जन्म हुआ है तब से इस दुनिया में रहने वाली हर एक प्रजाति का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है। सभी स्पीसीज अपने आप को अमर बनाना चाहती हैं, यानी कि इमोर्टल होना चाहती हैं। बट नेचर हमको ऐसा करने की ताकत नहीं देता। नेचर का एक सिंपल सा नियम है कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसकी मौत भी तय है। मतलब कि नेचर ये अलाउ ही नहीं करता किसी भी स्पीसीज को कि वो अमर हो जाए। पर नेचर अमर होने को तो अलाउ नहीं करता, लेकिन उसने हमको एक अनोखी ताकत दी है कि भले ही आप अमर ना हो पाओ, लेकिन नेचर ने हमको रिप्रोडक्शन की ताकत दी है। दरअसल रिप्रोडक्शन में कोई भी स्पीसीज अपने जेनेटिक कोड को, अपने डीएनए को आगे आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचाती है। आप एक सिंगल सेल बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस को ही देख लो, तो अल्टीमेटली वो भी अपने आप को सर्वाइव कराना चाहता है। वो भी अपने जेनेटिक कोड को इस दुनिया में सर्वाइव कराना चाहता है। इसके लिए वो अपने आप को कई सारे अमाउंट में रेप्लिकेट करता है। अभी जो प्रजाति अपने जेनेटिक कोड को एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा पाती है, वो प्रजाति इस दुनिया पर राज करती है। एग्जाम्पल के लिए डायनासोर, जिन्होंने इस दुनिया पर काफ़ी लंबे अरसे तक राज किया, पर एनवायरमेंटल कंडीशन के चलते वो अपने जेनेटिक कोड को नहीं बचा पाए। इसी कारण वो विलुप्त हो गए। और आज इस दुनिया पर हम ह्यूमंस राज करते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने जेनेटिक कोड को, अपने डीएनए में मौजूद इन्फॉर्मेशन को अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचाते रहें। ऐसा हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, ऐसा हम करेंगे, और ऐसा हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी करेगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी रिप्रोड्यूस। इमेजिन कीजिए, अगर इंसान आज सेक्स करना बंद कर दे तो आगे आने वाले 100 सालों में इंसानी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन वही टूल है जो फ्यूचर जनरेशन को हमारे प्रीवियस जनरेशन की इन्फॉर्मेशन देता है। और इन्फॉर्मेशन को कैरी करने की हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट है डीएनए। डीएनए के अंदर हर एक स्पीसीज से जुड़ी हुई पूरी जेनेटिक कोडिंग होती है। अगर हम यहाँ पर इंसानों की बात करें तो इंसान वैसे नहीं थे जैसे आज हम अपने आप को देखते हैं। दरअसल जनरेशन टू जनरेशन जब हमारे डीएनए कोड एक्सचेंज होता है तो कई हजार सालों की प्रोसेस के बाद हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो ऐसा माना जाता है कि पहले इंसान बंदर हुआ करते थे, देन उनके डीएनए में चेंजेस आए, और फाइनली उन सीरीज ऑफ चेंजेस के चलते हम इंसानों का एवोल्यूशन हो पाया। और ये एवोल्यूशन सभी स्पीसीज में होता है और लगातार एवोल्यूशन होता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपने एक काफ़ी वायरल न्यूज़ को सुना होगा कि इंसानों में वाई क्रोमोसोम्स का साइज़, यानी कि जो मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वाई क्रोमोसोम, उसका साइज़ लगातार श्रिंक हो रहा है और आगे आने वाले टाइम पर ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। वेल, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और उसके पीछे की साइंस क्या है, आज हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दरअसल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आपने बचपन में बेसिक बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा भी होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, और जनरली ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। लाइक कई सारे प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनमें गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक कोड आपस में एक्सचेंज होता है। इसी कारण इस रिप्रोडक्शन के चलते जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। खैर, इस चीज़ पर अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे,
जनरली इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल इन्वॉल्व होते हैं। फीमेल जहाँ पर एग का प्रोडक्शन करती हैं और मेल्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। मेनली ये प्रोसेस मैमल्स में ज़्यादा पाई जाती है। अभी चलिए हम कुछ समय के लिए मेल्स एंड फीमेल्स पर बात करेंगे। हम इंसानों के केस में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमंस में 2 सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब रिप्रोडक्शन के बाद ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इस पर इतिहास में कई सारे फिलोसफर्स ने कमेंट आउट किया है और उनके व्यू कई हजारों सालों तक वैलिड भी रहे। जैसे अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मेल्स ह्यूमन इंटरकोर्स के दौरान जो एक्सेस हीट और ड्राइनेस प्रोड्यूस होती है उनका नतीजा है, वहीं फीमेल इंटरकोर्स के दौरान एक्सेसिव कोल्ड एंड वेटनेस का नतीजा है। तो मतलब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर हीट कोल्ड को डोमिनेट करेगी तो मेल पैदा होगा, बट अगर कोल्ड हीट को डोमिनेट करेगी तो फीमेल पैदा होगी। इसी प्रकार एक और थॉट ये था कि मेल एंड फीमेल सेक्स इस बात पर डिटरमाइन होता है कि एम्ब्रॉय यूट्रस के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, और स्पर्म्स किस टेस्टिकल से प्रोड्यूस हुए हैं, लेफ्ट या फिर राइट। इस बात पर भी मेल और फीमेल सेक्स डिटरमाइन होता था। तो 20वीं शताब्दी के पहले ऐसे ही कई सारे इतिहास में हजारों सालों तक इन रॉन्ग आइडियाज़ ने सर्वाइव किया। पर 20वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नेटी स्टीवेंस, इन्होंने हमारे सामने सही आंसर को लाया। दरअसल वो अपनी रिसर्च इंसेक्ट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन पर कर रही थी और उन्होंने ये पाया कि मेल एंड फीमेल होना दरअसल स्पर्म सेल और एग सेल के जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। दरअसल उनको अपने काम को लेकर इन्फ्लुएंस मेंडल के काम से आया था, जो खुद भी एक प्लांट पर स्टडी कर रहे थे, ये देखने के लिए कि कैसे पेरेंट के ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग्स को पास होते हैं। और उनका आइडिया जो उस समय रिसेंट में क्रोमोसोम्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ था वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा, उससे भी इन्फ्लुएंस था। और साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफिकेशन किया था कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दरअसल जेनेटिक मटेरियल के पैकेज होते हैं और यही सारे कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। वेल, इनकी रिसर्च को आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल हम अभी आगे बढ़ते हैं। उनके रिसर्च से हमारे सामने सेक्स क्रोमोसोम्स का आइडिया आ गया था। तो अभी हम आगे क्रोमोसोम्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इन टोटल ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। इन टोटल इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो पहले 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। दरअसल मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन होते हैं, आई मीन इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। खैर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भले ही ये सेम हो लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। भले ही ये कॉमन हो लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। अभी जो दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि 23rd पेयर, इसको हम बोलते हैं एलोसोम या फिर इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। और यही वो क्रोमोसोम पेयर है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका ऑफस्प्रिंग मेल पैदा होगा या फिर फीमेल। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, पहला एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मेनली फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, साथ ही साथ ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका विजन कैसा होगा और ऐसी ही तमाम चीज़ें। हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम के बिना लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर सकती। अभी दूसरा पेयर है वाई। दरअसल ये मेल सेक्स क्रोमोसोम है और ये मेल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अभी देखिए, जो 23rd पेयर है तो फीमेल में ये पेयर अलग होता है और मेल में ये पेयर अलग होता है। फीमेल में 23rd पेयर में दोनों XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वहीं मेल में 23rd पेयर में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों के हाफ क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं। तो 22 पेयर तो दोनों में कॉमन है, पर जो सेक्स को डिटरमाइन करता है वो होता है आपका 23rd पेयर। तो फीमेल के केस में तो सेक्स क्रोमोसोम X ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेल स्पर्म 23rd पेयर में एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो अगर X क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा तो क्योंकि फीमेल ने भी एक X रिलीज़ किया और मेल ने भी एक X रिलीज़ किया, तो इस केस में जो ऑफस्प्रिंग आपका होगा वो होगा एक फीमेल। लेकिन वहीं अगर मेल के Y क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है तो उस केस में 23rd पेयर पर आपका क्या फॉर्म होगा, वो होगा X एंड Y, और इस केस में मेल पैदा होगा। तो इस तरीके से ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फिर फीमेल होगा
साइंटिफिकली ये प्रोसेस होती है। अगर 23rd पेयर में XX क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल, और अगर XY क्रोमोसोम होते हैं तो मेल। अब मैं आपको यहाँ पर X और Y क्रोमोसोम्स का साइज दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि X क्रोमोसोम का साइज कंपैरेटिवली Y क्रोमोसोम्स के साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर क्रोमोसोम्स तो एक तरीके से डीएनए की फोल्डिंग को कहते हैं, और अगर आप डीएनए को जूम इन करो तो उसके अंदर जेनेटिक कोड होता है। तो मतलब आप कैसे होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जेनेटिक कोड में स्टोर होती है, जो कि आपके दोनों पेरेंट्स के एक्सचेंज से बनता है। पर आखिर इस जेनेटिक कोड से पूरी बॉडी कैसे फॉर्म होती है, अभी हम इस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डीएनए तो पूरी बॉडी नहीं बना सकता। डीएनए तो एक रेसिपी की तरह है, हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड से आपकी पूरी बॉडी कैसे बनती है। तो देखिए, आप सिंगल सेल से पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हो। अब सिंगल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपका जेनेटिक कोड है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन सेल के अंदर मौजूद एक दूसरी बॉडी करती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए से लेकर प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। अभी देखिए, मैं आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक और बॉडी से कराता हूँ जिसको हम बोलते हैं आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है मैसेंजर, तो एमआरएनए का काम ही यही है मैसेजेस को पहुँचाना। ये साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता रहता है। अब क्योंकि डीएनए खुद तो बॉडी को बनाने वाली इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स को नहीं दे सकता, तो एमआरएनए क्या काम करता है, एक प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपी करना। तो एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है, डीएनए की एक कॉपी बनाता है और इस कॉपी को ले जाता है राइबोसोम के पास। तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लेकिन आपका कंप्यूटर खुद तो चलकर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर देगा। आपको उसमें एक पेन ड्राइव लगानी होगी और उस इंफॉर्मेशन को उस पेन ड्राइव में कॉपी करना होगा, एंड देन ये पेन ड्राइव आपको दूसरे कंप्यूटर में लगानी होगी। देन आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। तो मैसेंजर आरएनए अपना भी काम बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो जेनेटिक कोड की कॉपी करता है और राइबोसोम तक पहुंचा देता है। तो अभी राइबोसोम के पास ये मैसेंजर आरएनए पूरी रेसिपी भेज देता है कि उसको क्या बनाना है। अभी राइबोसोम के पास अपना खुद का भी एक आरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं आरआरएनए। अभी इसका काम क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है इसका ट्रांसलेशन करता है, उसकी रीडिंग करता है, यानी कि उसको पढ़ता है। अब नाउ हमारे सामने आता है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है कि अब प्रोटीन बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसे सेल में से लेकर आता है। रॉ मटेरियल क्या है, अमीनो एसिड। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक लेकर आता है। तो टीआरएनए क्या करता है, पूरे सेल में घूमता है और रॉ मटेरियल को फाइंड करता है, और रॉ मटेरियल हमारे अमीनो एसिड है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेकर आएगा, और जब राइबोसोम्स के पास सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं तो वो एक प्रोटीन की चेन बना कर देता है, और इस प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन के दौरान वाई क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हुआ होगा तो वाई क्रोमोसोम इस प्रोसेस से गुजरेगा, तो प्रोटीन की वो चेन एक मेल बॉडी को फॉर्म करेगी। लेकिन अगर डीएनए में एक्स क्रोमोसोम होगा तो हमारा सेल फीमेल बॉडी को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से मेल या फिर फीमेल बॉडी एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस होती है। खैर, अभी हमने वो सारी साइंटिफिक नॉलेज को ले लिया कि कैसे ह्यूमंस में मेल और फीमेल बॉडी फॉर्म होती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के साइज को दिखाया था। तो वाई क्रोमोसोम जो कि मेल कैरेक्टर को डिफाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दरअसल उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं एवोल्यूशन के चलते। उसका साइज़ लगातार घट रहा है। लगभग 150 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम्स ने अपने कई सारे जेनेटिक मटेरियल को लूज़ किया है। पहले वाई क्रोमोसोम्स में लगभग 1000 से भी ज़्यादा एक्टिव जीन्स हुआ करते थे, लेकिन अभी इसमें केवल 40 से 85 ही एक्टिव जीन्स बचे हुए हैं। तो अभी आप ये समझ सकते हो कि पहले जो मेल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 1000 से ज़्यादा एक्टिव जीन्स हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 100 से भी कम है।
और अगर ये बचे हुए जीन्स भी खत्म हो गए तो ये जो प्रोसेस हुई है सिंगल सेल से पूरी बॉडी को डेवलप करने की, तो क्योंकि मेल्स के एक्टिव जीन्स ही नहीं बचेंगे तो फिर मेल बॉडी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो क्या इसका मतलब फ्यूचर में कोई मेल्स मौजूद ही नहीं रहेंगे? तो अब अगर फ्यूचर में मेल्स ही मौजूद नहीं रहेंगे तो क्या हम इंसान खत्म हो जाएंगे? क्योंकि अगर मेल ही नहीं रहेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो अल्टीमेटली वी विल डाई। दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रोडेंट दिखाता हूँ, यानी कि एक चूहे की प्रजाति दिखाता हूँ, इसको मोल बोल कहते हैं। इसके साथ ही साथ एक और रोडेंट दिखाता हूँ जिसको स्पिनी रैट बोलते हैं। दरअसल इन पर की गई रिसर्च ये कहती है कि इन्होंने भी अपने वाई क्रोमोसोम्स को कम्प्लीटली लॉस्ट कर दिया। पर वाई क्रोमोसोम्स को कम्प्लीटली लॉस्ट करने के बाद भी इन प्रजातियों में मेल रैट्स बॉर्न होते हैं। तो आखिर वो कैसे हो सकता है? तो यही है पावर ऑफ जेनेटिक्स। अभी इन्होंने कम्प्लीटली अपने वाई क्रोमोसोम्स को तो लॉस कर दिया, लेकिन इनकी बॉडी ने अपने आप ही जेनेटिक अडेप्टेशन किया। उनकी बॉडी ने खुद ब खुद मेल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक दूसरे पेयर में मेल कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को डाल दिया। जिस तरह हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्होंने अपने थर्ड वाले पेयर में मेल कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाले जीन्स को पैदा कर लिया अपने आप ही। तो पहले जो इनका काम वाई क्रोमोसोम कर रहा था, अब ये तीसरा वाला पेयर करता है। तो जिस तरह अभी हमारे पास कुछ मेल्स एक्टिव जीन्स बचे हुए हैं, हो सकता है मिलियंस ऑफ साल बाद वो सारे गायब हो जाएं। ऐसे केस में स्पिनी रैट्स की तरह हमारी बॉडी भी अडेप्टेशन करे, म्यूटेशन हो और हम एक बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ मेल को प्रोड्यूस करें जिनको हम फ्यूचर मेल्स कहेंगे। तो जिस तरह स्पाइनी रैट्स के केस में हुआ, वैसा ही हमारे केस में भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर में हम बायोटेक्नोलॉजी की पावर को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। हमारी आज की बायोटेक्नोलॉजिकल नॉलेज इतनी एडवांस है, तो सोचिए फ्यूचर की बायोटेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस होगी। हम डीएनए एडिटिंग कर पाएंगे, मे बी हम अपने जेनेटिक कोड को स्टोर करके रखें, और जब हमारे वाई क्रोमोसोम्स कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएं, देन अगेन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक आर्टिफिशियली मेल ह्यूमंस को बॉन्ड करें। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमको सेक्स क्रोमोसोम्स की नीड ही ना हो, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बट उनके पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। दरअसल वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। पर ऐसा होने के ह्यूमंस के केस में काफ़ी कम चांसेस हैं कि हमारा सेक्स इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करे। जैसे कि एलिगेटर्स, सी टर्टल्स और कुछ प्रकार की मछलियाँ। जैसे कि सी टर्टल पर स्टडी ये कहती है कि अगर सी टर्टल 30 डिग्री के ऊपर एग्स को प्रोड्यूस करे तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर 25 डिग्री पर प्रोड्यूस करता है तो मेल प्रोड्यूस होता है। और अगर इन दोनों के बीच में कोई टेम्परेचर होता है तो उसमें दोनों मेल और फीमेल कैरेक्टर होंगे। ऐसे ही कुछ फीमेल मरीन वॉर्म्स जो कि अपने एग्स को रिलीज करते हैं, तो अगर उनका लार्वा ओशियन के फ्लोर तक पहुंच जाता है तो उस केस में फीमेल प्रोड्यूस होती है, और फीमेल प्रोड्यूस होने के बाद वो अपने पेरेंट की बॉडी में दोबारा से री एंटर कर सकते हैं, जहां पर वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन अगेन वो मेल में कन्वर्ट होने के बाद स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसी फीमेल के साथ मेट करते हैं जिससे उन्होंने जन्म लिया है। इसी प्रकार से कई सारे बीज की प्रजातियाँ एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर उनका एग अनफर्टिलाइज्ड है तो ऑटोमेटिकली वो मेल में डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फीमेल मेल के साथ इंटरकोर्स करने का सोचती है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, उनका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो उस केस में फीमेल प्रोड्यूस होती है। तो क्या ऐसा ही कुछ आगे आने वाले फ्यूचर ह्यूमन के साथ होगा? वेल, कुछ भी हो, बट हम ह्यूमंस इस प्लेनेट अर्थ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, अनटिल और अनलेस हम अपनी ओर से कोई बड़ी गलती ना करें। खैर, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अपने वैल्यूएबल थॉट हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।